जीएस फोकस आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों आज पेपर हुआ है आर ओ का, तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी देखेंगे। और देखिए आने वाली परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है जो भी परीक्षा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगाएंगे और जो पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे विशेषकर वह ये सेशन देख के जाएँ, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है। रुद्रमा देवी के संदर्भ में पूछ रखा है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। तो क्वेश्चन पढ़ के आप करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वैसे देखिए रुद्रमा वारंगल काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। और इन्होंने सत्ता 14 वर्ष की आयु में ही संभाल लिया था, ठीक है। तो प्रश्न पूछे कितने वर्ष के, तो 14 वर्ष के। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, उसने दक्षिणतम तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सहुना शासकों के को पराजित किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट स्टेटमेंट है दोनों का दोनों करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही जो भी आपका पढ़ने का ओरिएंटेशन है, ठीक है, इसी हिसाब से रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। यहाँ पे देखिए यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो संभवतः ऑप्शन ए आए, एक बार चेक कीजिएगा आप, ठीक है। तो अभी उतना समय है नहीं तो हम विशेषकर जीएस पे फोकस करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आता है आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखें। ये जो कथन दिए गए हैं इनके ऊपर विचार करना है और बताना है इसमें जो राइट स्टेटमेंट हैं कितने राइट स्टेटमेंट हैं, ठीक है। सही कथन कौन कौन से हैं तो पढ़िए ध्यान से। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो दोस्तों ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्तर भारत की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। स्पेशल क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सेज का पूछ ले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न चौथा देखिए। कोयले के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। अब इन कथनों पर विचार करना है और आपको सही कूट देखना है, ठीक है, कितने यहाँ पे कूट सही हैं। तो देखिए पहला क्या है, भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा क्या है, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार है। तो दोस्तों ये भी राइट स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश भाषी अपना लेफ्ट साइड में देखते रहेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखिए। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है दोस्तों। तो पढ़िए पहला स्टेटमेंट क्या है। यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ विवरण है और स्टेटमेंट है, उन्हें देखिए ध्यान से। अब चारकुला नृत्य के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या है, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों इसको कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है, अवध क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। कहाँ पे है, मथुरा में है और प्लस राजस्थान के क्षेत्र में विशेषकर, और थोड़ा बहुत देखेंगे तो आप बुंदेलखंडी क्षेत्रों में भी विकसित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्णा के गीतों पर नृत्य करती हैं, ठीक है। तो दोनों ये जो स्टेटमेंट दूसरा है वो करेक्ट है और पहला इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 2। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखिए ध्यान से। ये आपके इकोनॉमिक्स बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बैंक के लेन देन में जो पिन होता है, PIN, उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर है सी करेक्ट है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अगर यही दोस्तों अगर पोस्टल के रिस्पेक्ट में पूछे, जैसे पोस्ट ऑफिसों में जो पिन होता है तो वहाँ पे उसका डिफिनीसन अलग हो जाएगा, उसका जो फुल फॉर्म होगा वो पोस्टल इंडेक्स नंबर हो जाएगा। लेकिन जब बैंक के संदर्भ में है तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों 6 अंक का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन सा, यहाँ पे देखिएगा जो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है ये 6 अंक का होता है, ठीक है। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो 8वें में देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें दोस्तों जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। जो कॉफ़ी बोर्ड है ये हैदराबाद से संबंधित नहीं है, बेंगलुरु से संबंधित है। बाकी ये मसाला बोर्ड कोच्चि में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड कोट्टयम में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है दोस्तों? कॉफ़ी बोर्ड है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो इतना आप याद रखिएगा, बाकी ये चारों भी आप याद करके चलेंगे। चलिए इसमें अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। अब यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अब इस कथन को पढ़िए और कारण को भी पढ़िए और देखिए क्या सही जवाब होता है। तो कथन है क्या? सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, बिल्कुल सही बात है। और कारण क्या है? देखिए, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन करता है शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इस वजह से ये क्या रहता है? शुष्क रहता है। ठीक है, तो अगर आप माइन्यूट देखें, ठीक है, तो अगर आप जाते हैं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु क्षेत्र में तो इसका प्रभाव दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता है, यानी कि कारण भी स्पष्ट करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। अब यहाँ पे भी कारण और कथन है। ठीक है, तो कथन और कारण है। देखिए पहला कथन क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। तो बताइएगा इसमें सोच के। ठीक है, और उसके बाद क्या है कारण? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके रीजनिंग से संबंधित है, तो इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। वैसे यहाँ पे अगर आप प्राइम नंबर को देख के चलें, ठीक है, 3 2 5 और 5 3 8 और 8 में 5 जोड़ते हैं तो 13 और 13 में 7 जोड़ते हैं तो 20 और अगर 20 में कितना जोड़ें? 11। ठीक है, तो 31 होगा। ठीक है, तो ये क्रम है और इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए ध्यान से। यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या क्या होगी? तो याद करके सॉल्व करके जल्दी से बताइए। वैसे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है क्या, और आप हमें श्योर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और मिला के बताइए इसमें राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा। देखिए विटामिन सी को अगर देखें, विटामिन सी से अगर इसकी कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, अगर फोलिक अम्ल की बात करें तो ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? रक्ताल्पता से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी का 3। विटामिन ए किससे संबंधित है? रतौंधी से। ठीक है, विटामिन B1 किससे संबंधित है? बेरी बेरी से। ठीक है, अब मिला के देखिए इसका राइट स्टेटमेंट क्या बन रहा है। तो दोस्तों ए का 4 स्पष्ट दिख रहा है, बी का 3 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है तो करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 है रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। दूसरा स्टेटमेंट है रूबी लेजर ने लाल प्रकाश के पुंज को उत्पन्न किया था। ठीक है, अब इसमें राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें राइट स्टेटमेंट है केवल ऑप्शन नंबर दूसरा, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। निम्नलिखित कथन और कथनों में से देखना है कौन सा सही कथन है। तो चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, बिल्कुल सही बात है। गन्ने की कमी का कम उपज कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्या मतलब जनित की थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए बीच में क्या हुआ था कि अगर हम बात करें, ठीक है, गन्ने की पैदावार बीच में कुछ समय के लिए, ठीक है, कम कर दिए थे लोग। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चर है या फिर जो खपत है गन्ने की वो हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें ध्यान से पढ़ने के बाद आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फरगना और समरकंद ये वर्तमान में अफगानिस्तान में नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से इसको देखिए, एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, ढूंढना था तो ऑप्शन नंबर बी मिल गया। और उसके बाद देखिए अगर सुमेलित है तो ऊपर ए सी डी ये सब सुमेलित है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। गुन्नार मरियदल की जो रचना है वो एशियन ड्रामा है। जेएम कीन्स का जो रचना है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, ऐसे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जल्दी से और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आज का आरओ और एआरओ का जो पेपर हुआ है उसी के सारे प्रश्न हैं। तो देखिए, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल। आप जो नीति निर्देशक तत्व में जो आपको मिले हुए अधिकार हैं उसके लिए आप दावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया। दूसरा, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए ध्यान से। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, ठीक है। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन है? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। इसमें भी आपको कथन और कारण में जवाब देना है, ठीक है। तो कथन क्या है? 5 संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। और कारण क्या है? वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बड़े स्तर का क्वेश्चन बन जाता है आपसे, ठीक है। तो इसका जवाब जो राइट होगा वो स्टेटमेंट डी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो कारण है वो एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। यानी कि जो कारण है वो कथन का सही से व्याख्या भी करता है, तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें जो सही स्टेटमेंट है वो बताना है। पहला है, वह ब्रह्म समाज के नेता थे तथा समाज सुधारक थे, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया था, ये भी सही हो जाता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। और न्यू इंडिया से जुड़ी एक महिला भी हैं, एनी बेसेंट, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 23 में दिया है स्कंद आवर्त, चालू अनुपात, अम्ल परख अनुपात, सकल विनियोजित अनुपात, ठीक है। अब इसको क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मिलाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है क्या, ठीक है। अगर इसमें राइट स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। यानी कि जो स्कंद आवर्त का फार्मूला है वो क्या है? बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, स्टॉक होता है एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो है क्या? इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं? मर्चेंडाइज टर्नओवर, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको करेंगे तो आसान रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, अगर बात करें करेंट रेशियो क्या होता है, तो दोस्तों करेंट रेशियो की बात करें तो ये हो जाता है आपका करेंट एसेट बटे करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, बाकी आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 24 देखिए, इसको करने की कोशिश कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उसके बाद जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र दिया हुआ है और राज्यों में अवस्थिति, ठीक है। तो कहाँ पे कौन स्थित है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें कहलगांव का, तो कहलगांव जो है बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। जो खरगोन है वो मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखेंगे आप। जो आपका कोरबा है ये छत्तीसगढ़ में है और कुडगी जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मिलाते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए ये आ गया आपका
फिल्मी दुनिया या फिर बोलें करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपने RRR मूवी देखा होगा और गंगूबाई काठियावाड़ भी देखा होगा, ठीक है। तो उसमें ये बोल रहा है कि 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार इनको क्रम से मिले हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि RRR को 6 मिले हैं और काठियावाड़ को कितने मिले हैं, 5, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, तो जहाँ जहाँ पे पहला है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए अब। तो इसमें राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, ठीक है। तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। ये आपके आ जाता है फिजिक्स की दुनिया से, ठीक है। तो स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरी प्रतीत होने का क्या कारण है। जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल होता है, वो जितना डेप्थ में होता है उतना डेप्थ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसके पीछे का जो वास्तविक कारण है वो क्या है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अपवर्तन, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आपसे बने तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। सैयद वंश के सुल्तानों का जो सही कालक्रम है वो बताना है आपको, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए और पढ़िए इसको ध्यान से। अगर आपने सैयद वंश पढ़ रखा हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्थापना खिजर खान ने करी, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुबारक शाह, उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद शाह, उसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। अब आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेदों के प्रावधान, अब इसमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या दिया है, न्यायिक अभिलेख, ठीक है। तो ये जो न्यायिक अभिलेख की बात है ये अनुच्छेद 129 में है, सॉरी किस में है, अनुच्छेद 129, ठीक है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात करें, अगर ये हाई कोर्ट के अभिलेख की बात करेगा दोस्तों तो याद रखना 215 में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस याद करके चलेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल जाता है। बाकी अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 143, 132 के प्रावधान बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप इनको भी देख के चलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनका क्वेश्चन बनेगा, हिमालय के उत्तरी, जैसे मान लीजिए ये है हिमालय, ठीक है, और इसका उत्तरी ढलान उस पार होगा और दक्षिणी ढलान इस पार होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मानसून है इधर से ही जाके फंस के इधर हिमालय की साइड से इधर होके आ जाता है, ठीक है। और उधर से कोई विशेष मानसून आता नहीं है कि उस साइड में ज़्यादा वर्षा हो, इसलिए जो साउथ वाला पोर्शन है उधर ज़्यादा घना वनस्पति होगा, ठीक है। नॉर्थ वाले पोर्शन में, उत्तरी वाले पोर्शन में हिमालय के ज़्यादा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है बताइए, यहाँ पे स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि जो पहला कथन है वो गलत है, ठीक है। और हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो अगर दक्षिणी ढलानों पर बात करें तो जाहिर सी बात है अधिक वर्षा होती है, और जिसके कारण से क्या होता है, हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वनस्पति होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कारण आर है वो सत्य है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 कैसे करना था, ठीक है। चलिए 30वां नंबर का प्रश्न देखिए, ये आपके जीके से संबंधित प्रश्न बोलें या ह्यूमन जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न बोलें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों इसमें राइट स्टेटमेंट है, राइट जो ऑप्शन है जीन गॉटमैन ने, ठीक है। तो जीन गॉटमैन ने आपसे प्रश्न पूछे कि कब किया था, तो 1961 में किया था, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, बाकी टेलर ने, डेविस ने, सब ने किया है, लेकिन जीन गॉटमैन ने सबसे पहले किया था मेगापोलिस वर्ड का प्रयोग, ठीक है। चलिए अब इसमें प्रश्न नंबर 31 देखिए, इसमें भी क्या है, अभिकथन है और कारण है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, विषुवतीय वायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन वायोम होता है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों। इसका अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो बायोम होता है वो सबसे डेंस होता है, और उसकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, वो हाईएस्ट होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे दूसरा क्या है, विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। तो दोनों सही है और एक्सप्लेन भी करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलें प्रश्न नंबर 32 देखें ध्यान से।
इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में आपके सामने स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें सही स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। तो सही कथन का चूज करें। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव की, ठीक है। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और इसकी आयोजन सितंबर माह में हुआ था, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परासरण के संदर्भ में विचार कीजिए ध्यान से, ठीक है। अगर आपको परासरण ना पता हो तो इंग्लिश में यहाँ पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो क्या होता है? सेमी परमिएबल, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू दी ओस्मोसिस। जैसे आपके वहाँ वो लगा रहता है ना, क्या लगा रहते हैं आप लोग? फिल्टर, ठीक है। तो उसमें ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वहाँ से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु जो हैं इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है? विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम प्रासरण कहलाती है। दोस्तों तो बताइए, जो मैंने आपको बताया ना रिवर्स ओस्मोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइए ओस्मोसिस और रिवर्स ओस्मोसिस के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। वैसे इसमें राइट स्टेटमेंट केवल और केवल पहला है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। अब यहाँ पे आपको देखना है मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर 34 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट, जैसे इसमें बात की जा रही है गुजरात के सुल्तान महमूद जो वेगड़ा थे, ठीक है, उनके राज्य के सुख समृद्धि का वर्णन है किसमें? मीरात ए सिकंदरी में। बिल्कुल सही बात है। और इस सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये भी सही बात है। तो दोस्तों इसमें जो राइट स्टेटमेंट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो बांदा जनपद के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनके जीवन के बीच में जन्म स्थान के बारे में अपवाद भी, दो स्थानों का नाम आता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे एक स्थान आता है करनी चित्रकूट में, ठीक है, और एक आता है बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में। तो फिलहाल तो आप पहला स्टेटमेंट करेक्ट करके चलिए। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है। तो आजकल एक शॉर्ट्स भी वायरल हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने जरूर देखा होगा उनकी पत्नी क्या कहती हैं। अगर ये जैसे मान लीजिए अपने पत्नी से मिलने के लिए ये व्याकुल होके डेड बॉडी के सहारे पहुंचते हैं ना, नदी पार करके, है ना, अर्थी के सहारे उस पार जाते हैं। फिर जाते हैं तो व्यथा सुनाते हैं कि हम आपके लिए इतने दूर से आए और आपके चेहरे पे शर्मिंदगी है, प्रसन्नता है ही नहीं। तो वो बोलती हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलती हैं, वो मुझे अभी याद था, बोल रहा हूँ। हाँ, अस्ति चर्मम, कुछ तो ऐसे है एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे शायद उनका एक स्टेटमेंट है, अस्ति चर्म मम दे तामे ऐसी प्रीत होती कहीं प्रभु श्री राम में तो होती नहीं भवभीत। ऐसा स्टेटमेंट यूज़ करती हैं रत्नावली। आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली, बट ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। 95% यही है, ठीक है। तो उसका अर्थ ये रहता है कि आपको मेरे हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम है, अगर इतना इसका आधा भी अगर आप प्रभु श्री राम से कर लेते, ठीक है, तो आपका जो बेड़ा है पार हो जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। बाकी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपका जो स्टेटमेंट 1 है केवल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 36 देखिए। प्रश्न नंबर 36 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो महत्वपूर्ण दिवस है और दिनांक दिया गया है, ठीक है। तो इसका डिटेल सेशन मैंने कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस दिया हुआ है, तो बताइए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस किस डेट को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। देखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें क्या विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, तो ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है,
ठीक है। उसके बाद विश्व क्या है, ओजोन दिवस, तो ये मैंने पढ़ाया है कई बार, 16 सितंबर है ना। तो सी का 4 हो गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिटेल में देख के चलते हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटते। अब इसमें देखिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब मंगलयान के बारे में देखिए क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। MOM भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सही, ठीक है, सही कूट का आपको जवाब देना है। तो दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों पढ़ने के ध्यान से जवाब देने की कोशिश कीजिए। 38 नंबर का प्रश्न, तो दोस्तों इसमें जो राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी है। तो कौन सा कथन असत्य है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो दलीप सिंह थे ना, उनको 4 लाख का पेंशन मिला था, ठीक है। कितने का, 4 लाख का पेंशन पर मंथ पर वार्षिक था, ठीक है, पर एनम था। तो याद रखेंगे ये 2.5 लाख नहीं था, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, साइमन कमीशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और ध्यान से इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसका दूसरा जो दौरा था 11 अक्टूबर 1929 और 13 अप्रैल 1930 तक था। तो दोस्तों इसमें जो राइट स्टेटमेंट हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसमें केवल और केवल आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, यानी कि डी। इनका जो पहला दौरा था दोस्तों वो 3 फरवरी 1928 को था और दूसरा दौरा अक्टूबर 1928 में ही था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। अब यहाँ पे युग्म दिए गए हैं, ठीक है। जो यहाँ पे युग्म दिए गए हैं दर्शनीय स्थल और उनके जिले, ठीक है, तो उनको मिलाना है और इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो बताइए, मिला के और चेक करके बताइए। देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती, तो आपको यहाँ पे सही सुमेलित ढूंढना है। तो देवी पाटन श्रावस्ती में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पे है बताइए। देवी पाटन आपकी बहराइच के तुलसीपुर में है। कहाँ पे है, बहराइच के तुलसीपुर में, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चीनी मंदिर महोबा में, नहीं, चीनी मंदिर जो है दोस्तों ये सारनाथ में है। कहाँ पे है, सारनाथ में, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आपके पास आ गया 50-50 का चांस। संपूर पक्षी विहार अमेठी, नहीं, ये है रायबरेली में, ठीक है। और अब बचा ऑप्शन नंबर डी, तो यही करेक्ट होगा। जो बावनी इमली शहीद स्मारक है वो फतेहपुर में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है योजना और दिया गया है प्रारंभ वर्ष, तो मिलाना है। देखिए कौन सा योजना किस वर्ष स्टार्ट हुआ था, तो इसको ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर हम बात करें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, तो दोस्तों ये आया था 2020 में, ठीक है। उसके बाद मुस्कान स्कीम की बात करें तो मुस्कान स्कीम आया था 2021 में, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये आया था आपका 2014 में, ठीक है। बचा आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो 2018 में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट स्टेटमेंट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो इसके साथ आप चलेंगे, ठीक है। बाकी आप ईयर याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए ध्यान से। बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे। अयोध्या के जो अवध है, ठीक है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भी भाग लिया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंटों में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप जवाब देके आगे बढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। नीचे जो दिए गए कथन है और उसका कारण है उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ए है बंद शीशे की खिड़कियां एवं दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि बिजली क्या है शीशे को पार करके नहीं जा सकती, ठीक है। बाकी उसका जो प्रभाव है, तड़कना, उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे तो प्रभावित होगा, लेकिन बिजली के झटके नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इसमें अगला कारण क्या है, एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है।
अतः आविष्कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो कारण भी सही है, ठीक है। तो 43 का जो राइट स्टेटमेंट है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कारण भी सही है और दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है, अभिकथन है और कारण है। तो यहाँ पे देखिए नरगिस मोहम्मदी की बात हो रही है, 2023 में उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और स्टेटमेंट सेकेंड है, वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती थी। तो दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता तो नहीं था, ये एक ह्यूमन एक्टिविस्ट थी, ठीक है, मानवों के जो अधिकार होते हैं उसके संदर्भ में बात करने वाली। तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा दोस्तों, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ए सत्य है और आर असत्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो दोस्तों इसमें बहुत सिंपल जवाब हो जाता है, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लॉर्ड मेयो के समय काल में, ठीक है। आप बताइए लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पे हुई थी और किसने की थी, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया है तो ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिए। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। सॉल्व करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्रश्न नंबर 47 देखिए। सूची A1 में पर्वत हैं और सूची 2 में महाद्वीप हैं, ठीक है। तो एंडीज पर्वत मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, आप लोगों से क्वेश्चन गलत होते हैं तो मैंने करेक्ट भी करा है, ठीक है। तो बताइए एंडीज पर्वत कहाँ पे है, ध्यान से बताइए। एंडीज किस महाद्वीप पे हैं? तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आल्प्स कहाँ पे हैं? यूरोप में। अप्लेसियन कहाँ पे? अब देखिए अगर आपका ए का 4 और सी का 1 मिल गया तो आगे बढ़ जाइए ना। ए का 4 सी का 1 कहाँ कहाँ पे है? अच्छा ए का 4 सी का 1 यहाँ पे है और बाकी यहाँ पे ए का 4 सी का 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, है ना। बी क्या है? अल्ताई, अल्ताई एशिया में है, ठीक है। और क्या है डी का 2 यानी कि अप्लेसियन कहाँ पे है? अप्लेसियन आपके किस में है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो अप्लेसियन और ये बाकी माउंटेन्स आप एक बारी मैप में ना पॉइंटिंग कर लीजिएगा, पूछ रहा है एग्जाम में। तो चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, कितना समय हुआ? अच्छा ओके, और बाकी 9 बज गए, ओके ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 48 को जब आप सॉल्व करते हैं, इस क्रम को पूरा तैयार करते हैं, ठीक है, तो आपको जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो करके बताइएगा। सूची क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। सूची एक में अनुच्छेद है, सूची 2 में उनके प्रावधान है, तो मिला के बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए अनुच्छेद 26 को मैंने पढ़ा रखा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या आता है? ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 98 में क्या आता है दोस्तों बताइए? जो संसद का सचिवालय है। 239 में क्या आता है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ए का क्या हो गया आपका? ए का हो गया 3। तो ए का 3 देखिए कहाँ कहाँ पे है, देखिए ध्यान से मिलाइए इसको। ए का 3 यहाँ पे है, ए का 3 यहाँ पे, तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बी का देखिए 40 का 4, बी का 4 कहाँ कहाँ पे है? 2 जगह पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन दोनों में से एक होगा। अब सी का 2 कहाँ कहाँ पे है? तो देखिए केवल यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन अनुच्छेदों को याद कर लीजिएगा, क्या पता आने वाले एग्जाम में छप जाए। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखिए, हमने अर्धशतक लगा लिया। प्रश्न नंबर 50 है, नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं, उनको पढ़िए और सही करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कथन क्या है देखिए ध्यान से। बंगाल ब्रिटिश इंडियन जो सोसाइटी की स्थापना है 1843 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से, ठीक है। और कारण क्या था? जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो दोनों दोस्तों स्टेटमेंट करेक्ट है और कारण भी सही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम जाएं राइट आंसर के साथ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही से करता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। ए है फुतुह उस सल्तीन, ठीक है। और क्या है? फुतुह ए फिरोज शाही और तारीख ए फिरोज शाही और क्या है? खज़ैन उल फुतुह। अब ये किसके बारे में है, ठीक है। अब मिलाइए।
51 को मिलाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें फुतुह उस सल्तनी, तो ये अब्दुल मलिक इसामी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन नंबर बी का फुतुह ए फिरोज शाही, तो ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। अगर हम बात करें तारीख ए फिरोज शाही, तो ये ज़ियाउद्दीन बर्नी से संबंधित है। खज़ैन उल फुतुह की बात करें तो अमीर खुसरो से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न नंबर 52 पे चलते हैं, ठीक है। ये भी आपका काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। और एक्ट्स बेसिस कुछ जो लोकल एक्ट्स होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है, और ये कई बार पीसीएस में रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो पढ़िए ध्यान से। अब इसमें आपको क्या करना है, कालानुक्रम जैसे होता है ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, काल क्रम अनुसार इसमें लगाना है आपको, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी सेट कीजिए, कौन पहले आया उसके बाद कौन आया। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें जो लेक्स लोकी एक्ट आया था, तो दोस्तों ये आया था 1850 में। कब आया? 1850 में। उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट की बात हो तो ये आया 1885 में, ठीक है। तो 1885 भी याद रखिएगा। उसके बाद आयु की सहमति अधिनियम जो आया था, ये आया था 1891 में, ठीक है। कब आया? 1891 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? पढ़ा रखा है 1904 में। अब देखिए कौन पहले आया, देखिए ध्यान से। तो अब इसमें आपको आंसर मिल पा रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 तीनों क्रम से हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे आप और डेट भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 53 पढ़िए। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, सत्य स्टेटमेंट आपको चूज करना है। जो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर क्या करना, स्थापित करना। तो क्या ऐसा चाहता था वो? तो जी हाँ बिल्कुल, जो लॉर्ड कर्जन था वो अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टानों पर कुछ लेख लिखवाता था, ठीक है। दूसरा क्या है, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो बिल्कुल ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 देखिए, राजधानी दिया है और शहर दिया है और देश दिया है, तो मिलाना है इसमें, ठीक है। अब मिला के बताइए कौन से देश का कौन सी राजधानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विश्व में देश और राजधानियाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो आप तैयार कर लीजिएगा, क्या पता आपसे भी पूछे, है ना। तो जो कपाला है ये युगांडा की राजधानी है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि जो आपका क्या है किगाली है, तो किगाली रवांडा का है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें किसानसा, ठीक है, तो किन्शासा जो राजधानी है दोस्तों ये है आपकी कोंगो रिपब्लिक की, ठीक है, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की, ठीक है। अगर खातूम की बात करें तो सूडान बचा, ठीक है। तो आप इतना याद करके चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख के चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 अटेंड करने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों की जनजातियों के क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जीवन भर के लिए एक ये याद रखिएगा, क्या है, सॉरी यहाँ पे ATM मनी, ठीक है, किससे ATM मनी किससे बताइए, 6ठी अनुसूची से। तो 6 लिख लीजिएगा, 6 ATM मनी, ठीक है। तो ए हो गया असम, टी हो गया त्रिपुरा, एम हो गया आपका मेघालय, और एम एक हो गया आपका, बताइए जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, इसका होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब बाकी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर आएगा 56 नंबर का सॉल्व करने के बाद वो आएगा 1, ठीक है। तो करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 57 देखिए, एक रीजनिंग है, ठीक है। तो कॉरपोरेशंस को अगर प्रोकैट्रोसनी नाई लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, डिकोड करना होता है, बहुत सिंपल होता है। देखिए यहाँ पे CORP लिखा हुआ है ना, उसी को उल्टा कर दीजिए तो प्रोक हो गया, है ना। PROC, जैसे यहाँ से क्रम बस बदल दीजिए, 4 क्रम ले लीजिए, 4 शुरू के और 4 लास्ट के, ठीक है, बदल के देख लीजिए, है ना। तो आपको उस हिसाब से जुडिशियल का बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, IDUJ, जहाँ पे मिल रहा है IDUJ, ठीक है, वहाँ पे जाइए 57 में। तो आपको IDUJ कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस तरह से आपका शुरू में ही सॉल्व हो गया, कितना आसान था। प्रश्न नंबर 58 देखिए, एक सिल्कायान सुरंग के, अब इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में यहाँ पे जगह मैं थोड़ा सा कम कवर कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आप सॉल्व करके लाते हैं आंसर, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 72 यूनिट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59, ठीक है। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के
योग का 1/4 वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें भी आपको मिल के आता है आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 24 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 देखिए, इसको भी आप सॉल्व करते हैं पढ़ के, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर मिलेगा 508 रुपीज़, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने का टाइम है नहीं और इतना में स्पेस में मैं कर नहीं पाता, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 61, निम्न में से कौन सा मैगजीन, ठीक है, मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है, मैगजीन नहीं है, कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा इसमें मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर हम 61 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है श्री का, क्या है, श्रीकाकुलम, ठीक है। बाकी शिमोगा, बेल्लारी और चिकमगलुरु ये सब कर्नाटक में ही है। चलिए प्रश्न नंबर 62 देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में बात है तो भारत का राष्ट्रपति जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनको अधिसूचित करता है, क्या करता है, अधिसूचित करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो राइट स्टेटमेंट है वो 1 भी है, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका कालक्रम आपको याद रहता है, ठीक है, तो देखिए ये मेडाइवल हिस्ट्री और फिर प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेस बिल्कुल इनिशियल पार्ट है वहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो राइट स्टेटमेंट है, जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सबसे पहले किसका समयकाल है, बहादुर शाह का, ठीक है। उसके बाद किसका है, जहांगीर शाह का। उसके बाद किसका है, फर्रुखशियर का। उसके बाद कौन है, मोहम्मद शाह, ठीक है। तो ये कालक्रम आप याद करके चलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 64 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, नृत्य दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, पूछता है और पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें भरतनाट्यम तो तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, अगर हम सत्रिया की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है, आसाम से संबंधित है ना। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखिए, प्रश्न नंबर 65 पे है, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें 65 का तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2 और 4, ठीक है। तो रॉटरडम और जो क्या है, ज्यूरिख, ये राजधानी नहीं है, ठीक है। बाकी जो रीगा है, रीगा, तो आपने लाटविया नाम का एक देश सुना होगा, क्या नाम है, लाटविया। तो रीगा लाटविया का क्या है, राजधानी है। और उसके बाद हम ज़ैग्रेब की बात करें तो आपने सुना होगा क्यूरेशिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाग्रेब है ये क्यूरेशिया की राजधानी है, ठीक है। बाकी आप याद रखेंगे क्यूरेशिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 66 को सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका निकल के आएगा 384 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है, ठीक है। अब गाजा पट्टी आपका इजराइल और फिलिस्तीन जो वार हो रहा है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था, तो इसलिए ये प्रश्न बन गया। तो आपके भी एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से प्रश्न नंबर 67 का, तो क्या है पहला स्टेटमेंट, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, बिल्कुल सही बात है, लगती है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, बिल्कुल लगती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए, मीना माता नामक रोग होता है किसके कारण से। तो दोस्तों इसमें देखिए अगर हम बात करें मीना माता रोग का तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछता है फ्रिक्वेंटली। ये होता है मरकरी जब जल में प्रदूषण घोल देती है, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखिए, ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। अब आपके सामने कथन है और कारण है। तो इसमें देखिए कथन क्या है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, ठीक है। कारण क्या है, शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। ये बड़े स्तर का प्रश्न हो जाता है, जैसे पीसीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये का सही व्याख्या भी करता है और आप बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए इसे समझने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70।
यूरोप में राइन नदी जो मैंने पढ़ा रखा है उसका महत्व भी बता रखा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो राइन नदी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रॉटरडैम का जो बंदरगाह है राइन नदी के मुहाने पर है, ये भी पढ़ा रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट हैं, ठीक है। हाल फिलहाल हमने टेस्ट में भी देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने 70 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। टाइम कितना है, अभी है टाइम, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 71 देखिए। प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तेल शोधनशाला है और राज्य है, ठीक है। तो मिलाइए जल्दी से। तो अगर हम इसमें देखें बरौनी को मिलाएं, ठीक है, तो बरौनी कहाँ से मिलेगा बताइए। ये तो हमने देख रखा है, ठीक है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बरौनी बिहार से संबंधित है, ठीक है। अगर बोंगई गांव की बात करें तो बोंगई गांव कहाँ पे, असम में, ठीक है। तो अब मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब अंग्रेज आए थे ना, तो वहाँ पे असम में जब खुदाई चल रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे वो जो लड़के हुआ करते थे तो उनको बोलते थे डिग बॉय, यानी कि लड़कों खुदाई करो, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्थान का नाम भी हो गया है डिग बॉय, ठीक है। और उसी पे जो गांव निकल के आया है, ठीक है, तो बोंगई गांव, तो असम से संबंधित है, याद रखेंगे आप, उम्मीद है कि नहीं भूलेंगे, है ना। अब देखिए सी क्या है, बीना कहाँ से संबंधित है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है गुजरात से संबंधित है बीना, ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी गुजरात से नहीं है, बीना मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बीना कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद जो कोयली है वो गुजरात से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मिलाने की कोशिश करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी यहाँ पे ए नहीं, आपका यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में कुछ तो मिस्टेक है, कोयली आपका इसमें ऑप्शन में कहीं तो मिस्टेक है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 71 को पेंडिंग में रखिए, ठीक है। इसमें कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शंस में। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी जो आपका बोंगई गांव है वो असम में है, ठीक है। बी का 1 जिसमें है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, बी का 1 ठीक है। बरौनी कहाँ से है, सॉरी बरौनी यहाँ पे मैं क्या बोला था, बरौनी गुजरात, ठीक है। उसके बाद बेगांव असम, ठीक है। उसके बाद बीना आपका आता है मध्य प्रदेश, कोयली आपका आता है कहाँ पे, बिहार, बीना आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, ठीक है। इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 72 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अकादमी दिया हुआ है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बताइए राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसमें अगर हम राइट स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट ए का जो 4 होगा, यानी कि 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था कब दोस्तों, अगर इसमें देखें तो 1963 में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें भारतीय नाट्य अकादमी की जो लखनऊ में स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, तो 1975 में, ठीक है। बाकी अयोध्या शोध संस्थान का स्थापना 1986 में, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट जो ए है वो करेक्ट निकल के आता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 73 देखिए। नीचे दिए गए हैं कुछ कथन, ठीक है, और उनका कारण दिया हुआ है, कथन और कारण। तो भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि भारत नहीं है, वो बांग्लादेश है, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश। अब स्टेटमेंट ये करेक्ट हो गया, तो ये असत्य कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए में ये असत्य दिख रहा है। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो पीली क्रांति है दोस्तों, ये है किससे, जो सीड्स ऑयल होते हैं ना, जो सीड्स ऑयल निकाला जाता है उससे रिलेटेड है। तो दोनों स्टेटमेंट असत्य हैं, ठीक है। और ऐसा कहीं पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे देखिए विचार करेगी आयोग, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो स्टेटमेंट 1 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीली क्रांति किससे है, सीड्स ऑयल से रिलेटेड, जो जैसे मान लीजिए बीज निकलते हैं उससे जो तेल निकाला जाता है उससे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश के 9 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जो 9 है ये कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो स्टेटमेंट 1 आपका पहले ही गलत हो गया, ठीक है, 74 में। उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है, तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें राइट स्टेटमेंट का, ठीक है, तो
स्टेटमेंट ए यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? 9 हैं। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताइए कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 75 देखिए। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। स्टेटमेंट 1 और 2 को पढ़िए ध्यान से। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 पढ़ने के बाद जो राइट स्टेटमेंट आता है दोस्तों, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थार पखवार एवं गंगोत्री प्रजाति की दुधारू गायों को सम्मिलित किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और लाभार्थी के पास गोपालन का काम कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखिए। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटती जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को निम्नलिखित में से एक सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो क्या है? भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व यानी कि पहले सबसे बड़ा देखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बड़े राज्यों की तुलना में, तो बिहार की सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार देखिए कहाँ पे है, ये में है, डी में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, उसके बाद बताइए इसमें अगर हम बात करें, उसके बाद केरल का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 77 देखिए। क्या है? एमपीडा है। ठीक है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो मैराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है एमपेडा की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर हम इसमें राइट स्टेटमेंट की बात करें तो 1 तो ठीक है 1972 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कोलकाता में दिया है, तो ये आपका कहाँ पे होगा? कोलकाता में नहीं है। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें जो राइट स्टेटमेंट है, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, केवल 1 स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 78 देखिए ध्यान से। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आप करेक्ट करके चलिएगा। ठीक है, इसमें ठीक है, एक है मुख्यालय कोलकाता में नहीं है, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, ये लिख के चलिएगा, याद आया मुझे, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल करेक्ट करके चलिएगा। तो स्टेटमेंट 1 ही केवल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद 78 देखिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, तो आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था, स्टेटमेंट पहला। ठीक है, उसके बाद क्या है? ताज महोत्सव 2023 की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 79। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जाहिर सी बात है राजस्थान हमेशा से प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे। ठीक है, बाकी हमने काफ़ी अच्छा खासा समय ले लिया है। अब प्रश्न नंबर 80 देखिए। ठीक है, और जल्दी जल्दी से अब कुछ प्रश्न, चलिए यहीं पे इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे 80 क्वेश्चन के पास पहुँचे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। बाकी अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, और अगले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं कितने, लगभग 60 क्वेश्चन अगले पार्ट में देख लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।